चलिए, स्व प्रेरण या स्व प्रेरकत्व गुणांक एल, जिसका मात्रक हेनरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ, लोगों ने इस एल को हेनरी कहा, ठीक, जबकि मात्रक था वेबर प्रति एम्पियर, ठीक, सूत्रों के अनुसार, लेकिन लोगों ने इसको हेनरी कहा। चलिए, अभी तो बात हो गई भाई प्रणालिका का ये हेनरी है, यानी ये स्वप्रेरकत्व गुणांक है, सेल्फ इंडक्शन कॉफिशेंट, कॉफिशेंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ओके, अब यहाँ बात आती है कि मान लीजिए आपको कोई प्रणालिका बनानी होती है, क्योंकि प्रणालिका बनानी तो पड़ती है भाई, तार को लपेटेंगे, तो प्रणालिका बनाने का एक सूत्र हमें बनाना यहाँ ज़रूरी है। हालांकि प्रणालिका बनाने संबंधी सूत्र छिपाया गया, किताबों में छिपाया गया और प्रतियोगी परीक्षाओं में उस पर सवाल बनाया गया। खैर, बनाते हैं प्रणालिका। प्रणालिका का निर्माण अगर करना है और उसका स्व प्रेरकत्व गुणांक अगर चाहिए, बना ले रे बाबू, बना ले रे बाबू, सूत्र बना ले। चलिए, प्रणालिका के निर्माण संबंधी एक सवाल हम बनाएंगे और मैं प्रश्न लिखता हूँ, सवाल में लिखता हूँ, तुम बना लेना उसको, ठीक। ये कहता है एक्स लंबाई के एक तार को परिनालिका के रूप में लपेटा गया, परिनालिका के रूप में लपेटा गया। यदि परिनालिका की लंबाई L तथा अनुप्रस्थ काठ की त्रिज्या R, अनुप्रस्थ काठ की, अनुप्रस्थ काठ की त्रिज्या 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 R रखी गई, तो उसका स्व प्रेरण गुणांक गुणांक ज्ञात करो, ठीक। यह माना कि R से बहुत 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 बड़ा है L, ताकि जो चुंबकीय क्षेत्र की शर्त है एम्पियर के परिपतीय नियम से वो लागू कर दी जाए, ठीक। अब यह है प्रणालिका के निर्माण संबंधी एक प्रश्न हमारा, ठीक। अब अगर तुम समझ रहे हो कि दी गई राशियों के पदों में स्वप्रेरण गुणांक तुम्हें निकालना है, तो क्या करोगे? देखिए, तार की लंबाई कितनी है, पकड़ो 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 पकड़ो, तार पकड़ो, ठीक। तार की लंबाई कितनी है? L है, और इसे लपेटना है, तो कितनी त्रिज्या है? R है। तो प्रणालिका में फेरों की संख्या पता चल जाएगी। कैसे? मान लीजिए जो x है वो कितनी बार लिपटेगा, n 2 पाई r, n हो जाएगा x बटे 2 पाई r। क्यों? क्योंकि प्रणालिका की जो त्रिज्या है वो बताई हमने कितनी, वो बताई हमने r के बराबर। तो 2 पाई r एक बार, 2 पाई r 2 बार, 2 पाई, तो कुल कितनी बार लिपटेगा इससे पता लग जाएगा प्रणालिका में फेरों की संख्या। तो ये क्या पता लग गई? फेरों की संख्या। फेरों की संख्या तो सर जी 7 होती है, 7। अरे 7 फेरे नहीं बोले भाई बाबू, फेरों की संख्या। अब
फेरों की संख्या मालूम हो गई। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए कितना होगा? ए होगा पाई आर स्क्वायर। क्यों होगा? क्योंकि आर तो मालूम है, त्रिज्या आर रखी गई। बस कितनी लंबाई रखी गई सब बताओ। बताओ प्रणालिका की लंबाई, ये रहा, ये कितनी रखी गई? एल रखी गई। तो प्रणालिका का निर्माण हो चुका। दी गई राशियों के पदों में एल का सूत्र बताता है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। ये है स्वप्रेरकत्व गुणांक। ओके, चलिए इसमें वैल्यू रखते हैं एल। म्यू नॉट एन का मान ये रहा। अब ये मान रखता हूँ तो एक्स स्क्वायर बटे 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बटे 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, लंबाई एल जो कि त्यों है। इसके बाद क्षेत्रफल क्या है? पाई आर स्क्वायर। इसको भी रख देता हूँ। सूत्र तैयार है एल। कितना एल बन के आ रहा है जरा पता करो, पता करो। देखो 4 पाई एल नीचे है, आर स्क्वायर कट गया है, ऊपर है म्यू नॉट एक्स स्क्वायर, म्यू नॉट एक्स स्क्वायर, पाई एक कट गया है, एक आर स्क्वायर कट गया है, 4 पाई एल नीचे है, 4 पाई एल नीचे है। ठीक, 4 पाई एल पका करें, पाई गया, दोनों कट 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 पम पम। तो कुछ बचा जरा देखो, कुछ छूटा तो नहीं? म्यू नॉट है, एक्स स्क्वायर है, पाई गया, एक नीचे है, 4 बचा नीचे है, एल बचा नीचे, आर स्क्वायर गया, टंग किस में आया? हेनरी। लो, तो प्रणालिका का निर्माण अगर किया जाए तो देखिए जादुई फार्मूला आ गया हमारे पास। इसमें त्रिज्या नहीं है कहीं भी, प्रणालिका की त्रिज्या इसमें कहीं नहीं है। तो किस पे निर्भर करता है ये एल? तार की लंबाई के वर्ग के समानुपाती है। दूसरी, प्रणालिका की लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती है, बाकी नियतांक हैं। तो कुल मिला के प्रणालिका के निर्माण से संबंधित इस फॉर्मूले को याद रखें और इस सवाल को पक्का करें। ठीक है, पक्की बात हो गई? ओके। इसमें 2 चीज़ें बिल्कुल नहीं आई हैं। एक तो फेरों की संख्या, इसमें कहीं फेरों की संख्या नहीं है देखो। एक इसमें त्रिज्या नहीं है। 2 बातों पर यह फॉर्मूला बन गया। एक, लंबाई कितनी है तार की, और प्रणालिका की लंबाई क्या है, यानी कितनी लंबी प्रणालिका पे तार को लपेटा गया। ओके, डन। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसको पकड़ें और इसको समझें। ठीक, चलिए अब ये आया स्वप्रेरण गुणांक। अब क्या करेंगे? अब करेंगे इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल। स्वप्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ। इसे बना देते हैं ई या एप्साइलन, एप्साइलन बना देते हैं इसको। ठीक है, इसका प्रतीक होता है, कुछ भी लिख लो यार, प्रतीक अपना बना लो, क्या दिक्कत है ना। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या है? सूत्र क्या कह रहा है? तरीका, फंडा, फार्मूला ये कह रहा है विद्युत वाहक बल जो है वो बराबर होगा, ऋणात्मक दर होगी चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर। ठीक, तो यानी सूत्र बता रहा है कि ये चीज़ होगी माइनस डी फाई बाई डी टी, और जो फाई होगा ये तो सर जी पता है, ये है चुंबकीय फ्लक्स। और चुंबकीय फ्लक्स क्या था? चुंबकीय फ्लक्स कितना था? स्वप्रेरण में चुंबकीय फ्लक्स था एल आई। याद करो, याद करो।
ठीक, ये था। तो इसकी वैल्यू रख दें वहाँ पे और बना दें सूत्र, बना दें फॉर्मूला। तो कितना हो गया, माइनस डी बाई डी टी एल आई, ये बन गया। थोड़ा और आगे बढ़ें, कितना बन गया, एल को बाहर निकाल लें, डी आई बाई डी टी, ये बन गया। देखो, यानी धारा के बदलने की वजह से प्रणालिका में जो धारा पास हो रही है अगर उसको बदल दिया जाए तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसका सूत्र ये है। ठीक, अब ये विद्युत वाहक बल का सूत्र आ गया, धारा आ गई, बन गया। किस में बनेगा ये बनेगा वोल्ट में। ये है वोल्ट, क्योंकि ये विद्युत वाहक बल है भैया, समझे कि नहीं? बोल लो बोल लो बोल लो। चलो, हो गया। अब यहाँ पे ऊर्जा संचित होगी, प्रणालिका में ऊर्जा संचित होगी। तो विद्युत वाहक बल प्रेरित विद्युत वाहक बल है, इससे जो ऊर्जा संचित होगी वो विद्युत ऊर्जा होगी। ये तो बात सही है, क्योंकि ये कैसा बल है भाई, ये कैसा वोल्ट है, कैसा पोटेंशियल डिफरेंस है, ये विद्युत वाहक बल है, प्रेरित है लेकिन विद्युत वाहक बल है। तो संचित ऊर्जा कैसी होगी, विद्युत ऊर्जा होगी। लेकिन यहाँ उस ऊर्जा को नया नाम देंगे। नया नाम क्या होगा, उसे हम कहेंगे चुंबकीय ऊर्जा। ठीक, तो क्या कहेंगे, स्व प्रेरण में संचित चुंबकीय ऊर्जा। नाम बदल दिया, चीटिंग है, धोखा है सर जी, ये तो विद्युत वाहक बल है, इससे इसमें संचित ऊर्जा तो विद्युत ऊर्जा होनी चाहिए। क्यों नाम को बदल दिया, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन से उत्पन्न है ये, और वो चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली संचित होने वाली ऊर्जा है। बात भी सही है यार, पक्की बात है। तो ये ऊर्जा संचित होगी तो कितनी होगी, यार जितना कार्य ये विद्युत वाहक बल करेगा, जितना कार्य ये विद्युत वाहक बल करेगा, उसे अगर माइनस से गुणा कर दूं तो बन जाएगी संचित ऊर्जा। यानी संचित ऊर्जा हो गई U और ये हो गई B चुंबक में, और माइनस कार्य, किसका कार्य, इस विद्युत वाहक बल का कार्य। कार्य कितना होता है, विद्युत वाहक बल पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, ये तुमने पढ़ा होगा। आवेश से गुणा कर दिया जाए तो विद्युत वाहक बल E, थोड़ा सा आवेश क्या मान लूँ, dq, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा। थोड़ा सा क्यों माना, इंटीग्रेशन क्यों किया, समाकलन क्यों किया, क्योंकि बदलने वाली चीज़ें हैं, कोई कांस्टेंट तो है नहीं, अचर तो है नहीं। ठीक, अचर होता तो गुणा ही कर देता मैं, लेकिन बदल रही हैं चीज़ें। डी बाई डी टी लगा देखो, करंट धारा परिवर्तन की दर लगी है। चलिए अब इसकी वैल्यू डालूंगा, माइनस माइनस एल डी आई बाई डी टी, और थोड़ा सा आवेश ये होता है आई डी टी। ये लो, ये आवेश थोड़ा सा क्या होता है, आई डी टी, यानी धारा गुणा थोड़ा सा समय क्या बन जाएगा, थोड़ा सा आवेश जो प्रवाहित हो रहा है, कुल मिला के धारा बह रही है, सीधी सी बात है। तो ये माइनस माइनस हो गए प्लस, ये बन गया एल, ये डी टी गया कट, ये बना आई डी आई, और इसमें 0 से आई लगा दी सीमा, सीमा लिमिट, क्योंकि जितनी भी धारा बनेगी उस हिसाब से। तो सूत्र तैयार हुआ, ये बना एल आई स्क्वायर बाई 2, ये है चुंबकीय ऊर्जा यू बी, क्या प्रतीक बनाया, यू बी, ये है चुंबकीय ऊर्जा। यानी स्वप्रेरण में प्रणालिका में संचित चुंबकीय ऊर्जा। ये सूत्र सजातीय है, इसकी कुछ और भी टाइप से कहीं कहीं पर ये मिलता है। ये सजातीय है, इसकी जाति क्या है देखो। अगर संधारित्र की ऊर्जा देखो तो बताओ 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 कितनी होती है संधारित्र में ऊर्जा, संधारित्र में कितनी ऊर्जा संचित होती है बताओ। ये होती है हाफ सी वी स्क्वायर, पक्का। तो देखो हाफ सी वी स्क्वायर हाफ एल आई स्क्वायर ना। और स्प्रिंग में कितनी होती है जरा ये भी बताओ, 11वीं क्लास में जाके घूम के आओ जरा। स्प्रिंग में संचित ऊर्जा कितनी होती है बताओ, स्प्रिंग में संचित ऊर्जा, पक्का पक्का पक्का, ये होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। स्प्रिंग को एक्स खींच देते हैं ना तो ये हो जाती है। तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर और ये आई स्क्वायर, तो हाफ एल आई स्क्वायर हाफ सी वी स्क्वायर हाफ के एक्स स्क्वायर, ये सब क्या है, सजातीय संचित ऊर्जा हैं।
संरक्षित बलों द्वारा निकाय में संरक्षित ये ऊर्जाएं हैं, ठीक, संचित ऊर्जाएं हैं, सीधी बात है। तो यानी ऊर्जा का संरक्षण पक्का, ऊर्जा का संरक्षण होता है स्प्रिंग में, ओके जी होता है। कैपेसिटर में भी होता है, क्यों नहीं होता ऊर्जा का संरक्षण, कैपेसिटर में हो जाता है, ठीक है। तो ऊर्जा का संरक्षण के हिसाब से ही कैपेसिटर आवेशित होता है, तो ये भी हो गया। हालांकि बाद में नहीं होता, बाद में चार्ज का संरक्षण होता है। अगर एक आवेशित कैपेसिटर को दूसरे आवेशित या अनावेशित कैपेसिटर से जोड़ दें, कन्फ्यूज़न पैदा नहीं करना है, तो वहाँ पर ऊर्जा का नहीं बल्कि आवेश का संरक्षण होता है। लेकिन जब शुरू में ऐसे आवेशित करते हैं तब ऊर्जा का संरक्षण होता है, तब ऊर्जा जाती है, ठीक है। अब उसके बाद हाफ kx² स्प्रिंग में ऊर्जा का संरक्षण होता है, यहाँ पर भी ऊर्जा का संरक्षण होता है, ठीक। तो कुल मिलाकर ये सब एक ही जाति के सूत्र हैं। समझ में आ गया? अब तो याद रहेगा, हाफ Li² होती है सर्दी स्वप्रेरण में, है ना। अब तो याद रहेगा, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, याद करने का तरीका होगा, तीनों याद हो जाएंगे अब तो ये। चलिए, बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है दोस्त, दोस्त भी हैं और कुछ प्यारे बच्चे भी हैं, सभी लोग हैं। बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, बात निकली है तो दूर तक जाएगी। देखो देखो, ये कहावत है कि बात निकली है तो दूर तक जाएगी। और चलते हैं आगे। अब आया परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र के पदों में संचित चुंबकीय ऊर्जा घनत्व, चुंबकीय ऊर्जा घनत्व बिल्कुल नया ताज़ा गरम गरम सा सूत्र बनेगा, अभी देखना, ठीक, बिल्कुल नया ताज़ा। चुंबक प्रणालिका में चुंबकीय क्षेत्र के पदों में के पदों में, ठीक, संचित चुंबकीय ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व, इसका मतलब एकांक आयतन में, प्रणालिका के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा। तो हम जानते हैं कि प्रणालिका में एक चुंबकीय क्षेत्र होता है μ0 Ni, ये तो सर्दी मालूम है। और जो n होता है ये होता है N/L। प्रणालिका में कुल फेरों की संख्या और उसकी लंबाई में एक संबंध होता है। तो कुल मिला के इस B को, ये तो रट लिया सर जी, रट्टा है, रट्टा याद हो गया, ये N/Li बना दे। मान लीजिए ये चुंबकीय क्षेत्र है जो प्रणालिका के अंदर है, ओके। अब ऊर्जा जो संचित हुई है वो कितनी हुई है? ऊर्जा का सूत्र बना चुके हो तुम लोग, हाफ Li², ये है, ठीक। इसमें ये क्या है? हेनरी स्वप्रेरकत्व गुणांक है। चलिए, अब इनके सबके मान रखता हूँ, 1/2 स्वप्रेरकत्व गुणांक का मान तुमने निकालता μ0n² L A। ये क्या है? ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, डिंग 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 डिंग। और इसके बाद आई क्या है? ये आई जो है, आई का मान यहाँ से निकालो, आई का मान, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र के पदों में चाहिए मुझे, तो मुझे आई हटाना पड़ेगा यार, ये I² जो यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो मुझे ये I²। अब इसका मान लगाऊँ, क्या लगाऊँ इसका मान? इसका मान लगाऊँ BL/μ0n², ठीक। चलते चले अभी रुकेंगे नहीं, 1/2। अब देखो कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रही है, डबल 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 डबल। अब देखो यहाँ μ0 1 है, यहाँ 2 है, वर्ग है, ऊपर वर्ग है तो नीचे भी आ जाएगा, तो एक μ0 बचा रह गया यार। ये तो ये लो, ये μ0 बच गया, एक नीचे है ना, पक्का। अब ऊपर एक L का स्क्वायर है, नीचे एक L है, एक A है, तो AL भी बच गया, AL हो गया, लो वही AL भी ऊपर ही बच गया, ये लो। और का B का वर्ग है, B का वर्ग है तो B भी बच गया, B का वर्ग भी बच गया, और बाकी सब चीज़ें खलास हो गई, ख़त्म। चलो, अब ये जो है 1/2 B² बटे μ0
और ये जो चीज़ है एल, ये हो गया आयतन। आयतन क्या होता है बताओ? बेलनाकार प्रणालिका का आयतन क्या होगा बताओ? इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल गुणा लंबाई, लंबाई 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 लंबाई। चलो 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 ठीक है। अब ये बन गई ऊर्जा। एकांक आयतन में यानी ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा बटे आयतन, ऊर्जा घनत्व, तो कितना हो गया? छोटा यू बी कुल ऊर्जा, बड़ा यू कुल आयतन। ये बन गया देखो, ये बन गया यू। ठीक, छोटा यू क्या बता रहा है? ऊर्जा घनत्व बताता है। और ये बड़ा यू क्या बताता है? ऊर्जा बताता है। और एल क्या बताता है? प्रणालिका का आयतन। ओके, चलते चले यू बी कितना बन गया भाई? ये बन गया बी स्क्वायर बटे 2 म्यू नॉट। ये बन गया, ये सूत्र तैयार है ऐसे 2 म्यू नॉट 2 म्यू नॉट 2 म्यू नॉट। ए यार इसको ठीक बनाता हूँ मैं। ए बन गया लो भाई। ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व है मात्रक क्या है? जूल प्रति घन मीटर। क्या मात्रक लिखूं? जूल प्रति घन मीटर, मीटर की घात 3। लो मात्रक बन गया। ठीक, ये एकांक आयतन में, प्रणालिका में, स्वप्रेरण में संचित ऊर्जा है। पक्की बात है? तो सूत्र बन गया। कह रहा जी इसकी तुलना करो, इसकी तुलना करो किससे? कैपेसिटर से। कैपेसिटर से इसकी तुलना करो। कैपेसिटर में जो संचित ऊर्जा है उससे इसकी तुलना करो। तो कैपेसिटर में संचित ऊर्जा एकांक आयतन में जो ऊर्जा घनत्व आया था वो कितना था? जरा देख के बताओ, पीछे रिकॉर्ड में चेक करो, मेमोरी में, दिमाग में नो 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 घूमो। तो कितना था? संधारित्र में ऊर्जा घनत्व, संधारित्र में कौन सा संधारित्र था? कोई भी हो, फार्मूला बनेगा, फार्मूला रहता है। संधारित्र में संचित ऊर्जा घनत्व ये था यू ई, ये था 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डाना। अब देखो यहाँ पे संधारित्र में संचित ऊर्जा घनत्व का सूत्र तुम बना चुके हो यार पिछले ठीक है, पिछले चैप्टर में। कितना? 1/2। ये क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता। और ये क्या है? उसमें विद्युत क्षेत्र है प्लेटों के बीच में, प्लेटों के बीच में ये विद्युत क्षेत्र है, संबल बात। ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। और ये क्या है? नियतांक है। तो कुल मिला के दोनों ऊर्जाएं ये चुंबकीय क्षेत्र के वर्ग के समानुपाती और ये विद्युत क्षेत्र के वर्ग के समानुपाती। बाकी नियतांक 1/ε0 होता है, यहाँ ε0 है, वहाँ μ0/4π होता है, यहाँ μ0 है। तो सजातीय हैं, एक ही जाति के सूत्र हैं। ठीक, क्योंकि दोनों में ही नियतांक अपनी उचित स्थिति में है और दोनों में ही विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र का वर्ग है। तो ये दोनों ही ऊर्जाएं अपनी सजातीय स्थिति यानी एक ही जाति के टाइप के, एक ही टाइप के, ऐसे कह सकते हैं इसको, सजातीय सूत्र हैं ऐसा बोल देते हैं। ठीक है, तो अब कहीं जाकर इतनी लंबी यात्रा करने के बाद अब कहीं जाकर कुछ सुकून आया कि भाई अब ये 100 प्रेरण प्रणाली का डाना अब ये ठीक हो गया है हमारा। चलिए अब अगले टॉपिक पर आते हैं, अगली बात करते हैं। ठीक है, और यहाँ इस पर एक एनसीईआरटी में एक उदाहरण है, उसको मैं कर देता हूँ, जरा वेरीफाई कर देता हूँ कि वो उदाहरण जो है यहाँ हो चुका है, वो उदाहरण यहाँ हो चुका है। मैं ज़रा मिला देता हूँ कौन से उदाहरण का नंबर है ये उदाहरण है प्यारे बच्चों 6-10, उदाहरण 6-10 यहाँ हो चुका है। उदाहरण 6-10 है ये जो उदाहरण है ये एनसीईआरटी का 6-10 है, एनसीईआरटी का ये उदाहरण है जो मैंने बताया 6-10 नंबर का ये उदाहरण है, ये वाला। ठीक, ये रखा देखो, तो उदाहरण हो गया और बात भी समझ गए। सर जी पहले क्यों नहीं बताया? एनसीईआरटी का उदाहरण है, इतना बढ़िया डेरिवेशन को डेरिवेशन के रूप में बताया मैंने। तुम मान लेते तो उदाहरण है यार, लेकिन बोर्ड में आता है
बोर्ड में आता है, बोर्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बोर्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रहे। ठीक, चलिए अब शुरू करते हैं नया टॉपिक। और नया टॉपिक क्या आ गया? नया टॉपिक पकड़ते हैं स्वप्रेरकत्व को। हमने पहले लिया जबकि ये बाद में था, कोई बात नहीं, जानबूझ के हमने ऐसा किया क्योंकि दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो ज़रा लंबा है, लंबा है, लंबा है। चलते हैं। नया नाम आ गया अन्योन्य प्रेरण। एनसीईआरटी में है 691 नंबर का बिंदु, 691। हाँ, 691 ये रहा। नाम है अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य प्रेरण या प्रेरकत्व, प्रेरकत्व ऐसे भी बोल देते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक, या इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन ऐसे भी बोल देते हैं। ठीक, इंडक्टेंस यानी गुण है, स्वभाव है। इंडक्शन यानी प्रेरण है, एक घटना है, परिघटना की बात हो रही है, परिघटना। ठीक, फिनोमिना बोल देते हैं इसको अंग्रेजी में, फिनोमिना, फिनोमिनॉन, है ना। चलिए अब इसमें देखते हैं कौन कौन से सूत्र हैं और किस किस तरह का ये मामला है। मैं फिर कहूँगा कि जल्दी ना करें, आराम से चलें। देखिए सबसे पहली बात क्या होती है इसमें, इसकी बेसिक जो परिभाषा होती है वो क्या होती है? एक चालक के द्वारा, एक चालक द्वारा दूसरे चालक में अनुबंधित चुंबकीय फ्लक्स यदि परिवर्तित होता है तो परिघटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। यह है बिल्कुल सामान्य परिभाषा। अब यहाँ पर चालक की बात करते हैं। चालक में हम क्या लिख सकते हैं? कुंडली। ठीक, यदि एक कुंडली द्वारा दूसरी कुंडली में, यहाँ पे भी लिख सकते हैं कुंडली, ये लो, एक कुंडली द्वारा दूसरी कुंडली में अनुबंधित चुंबकीय फ्लक्स यदि बदलता है, परिवर्तित होता है, तो परिघटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। और गुण, जिस गुण के कारण ये होता है उसे क्या कहते हैं? अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। जिस गुण के कारण ये होता है उसे कहते हैं अन्योन्य प्रेरकत्व। तो बाद की बात है यार, इतना ही बहुत है, इतना लिख लो, इतना ही बहुत है। बड़ी बात हो गई, ज्ञान की बात हो गई है। तो चलो अब कौन कौन से मामले हैं, कौन कौन से केस हैं, देखिए मैं बताता हूँ। एक प्रणालिका दूसरी प्रणालिका के भीतर रख दी जाए, पहला केस। ठीक, उसके बाद एक वृत्ताकार लूप के अंदर दूसरा वृत्ताकार लूप रख दिया जाए। ठीक, तीसरा केस, एक धारा के पास एक आयताकार लूप रख दिया जाए, इसमें धारा बह रही हो। ये सब, ये तीनों केस जो है किसके हैं? अन्योन्य प्रेरण के हैं। ये
ये दोनों बोर्ड परीक्षाओं में हैं और ये कभी कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक, अन्योन्य प्रेरण में ये शर्त है कि एक में विद्युत धारा के कारण चुंबकीय फ्लक्स बदलना चाहिए। अब देखिए इसका भेद करता हूँ, भेद, इसमें भेदभाव पैदा करता हूँ। देखिए मान लीजिए ये चुंबक है, ये चुंबक है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, और इसके अक्ष के अनुदिश एक वृत्ताकार लूप रखा है ऐसे यूँ, और इसमें कोई अमीटर लगा है जो धारा बताता है, अमीटर या गैल्वेनोमीटर, धारा मापी। मान लीजिए इस चुंबक को इस तरफ ले जाता हूँ, तो जाहिर सी बात है, आप जानते हैं कि इसमें चुंबकीय फ्लक्स जो है इसमें से बदलेगा, इसमें धारा प्रेरित होगी, वो किस दिशा में होगी, ठीक है, वो पता लगा लेंगे हम। तो यहाँ पर देखिए ये जो केस है, ये जो मामला है, ये अन्योन्य प्रेरण का नहीं है, ये सिर्फ चुंबकीय प्रेरण है, इसका नाम कुछ नहीं है, ये सिर्फ चुंबकीय प्रेरण है। यानी ये प्रेरण की कैटेगरी में, प्रेरण के प्रकार में शामिल नहीं है। प्रेरण के प्रकार में शामिल होता है वो जो विद्युत धारा बदलने से चुंबकीय क्षेत्र बदलता है। अब इस देखिए बाहरी प्रणालिका में धारा बदल दी जाए तो अंदर वाली में चुंबकीय फ्लक्स बदलता है, अन्योन्य प्रेरण है। अंदर वाली में धारा डाल दूं तो बाहर वाली में बदलता है, अन्योन्य प्रेरण है। इसमें धारा डाल दूं तो बाहर वाली में धारा डाल दूं तो अंदर वाली में अन्योन्य प्रेरण है। इसमें धारा डाल दूं, इसमें अन्योन्य प्रेरण है। अन्योन्य प्रेरण में कोई जरूरी नहीं है कि एक का दूसरे पे हो तो दूसरे का इस पे भी हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर एक का दूसरे पे है लेकिन धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र बदलता है तो अन्योन्य प्रेरण में रख दिया जाता है। अब देखिए यहाँ भेदभाव पैदा करते हैं फिर से थोड़ा सा। अगर हम एक प्रणालिका में धारा पैदा करें और उसे बदल दें तो इसके अक्ष पे रखी दूसरे वाली में प्रेरण हो जाता है, और अगर अंदर वाली में धारा पैदा करें तो बाहर वाली में हो जाता है। ठीक, यानी दोनों में धारा पैदा करें, इसमें करें तो उसमें हो जाए, इसमें करें तो उसमें हो जाता है। यानी अल्टा पल्टी है, एक में करें दूसरी में हो जाता है, दूसरे में करें इसमें हो जाता है। यहाँ पर यह केस पूरी तरह लागू नहीं होगा, लगभग लागू होगा। ठीक, बाहर वाली वृत्ताकार लूप में धारा प्रवाहित करें तो अंदर वाला जो केंद्र पे रखा हुआ दूसरा लूप है, यह है समकेंद्रीय समतलीय, है ना, एक ही तल में एक ही केंद्र पे दोनों के, तो अंदर वाली में होगा। लेकिन अंदर वाली में करें तो बाहर वाली में उतना नहीं होगा, फर्क पड़ेगा, क्योंकि बाहर वाली अंदर वाली का चुंबक के क्षेत्र बाहर वाली के उन्होंने पूरी तरह पास नहीं होगा, बल्कि कुछ उसमें से गायब भी हो जाएगा। ठीक होगा, लेकिन है दोनों तरफ से है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी इसमें लंबे धारावाही चालक में अनंत लंबाई को भाई धारा प्रवाहित करें तो इसमें जाने वाला चुंबक के क्षेत्र बदलेगा, तो यहाँ पर भी होगा। इसमें अगर धारा प्रवाहित करें तो इसमें ये कोई बंद लूप नहीं है, वापस नहीं आएगा, इसमें नहीं होगा। तो कुल मिलाकर ये भी एक छोटा सा भेदभाव है कि दोनों में आपसी पूरी तरह, एक में करें दूसरे में करें पहले में करें दूसरे में करें लगभग, पहले में करें दूसरे में करें पहले में कुछ नहीं। तो यानी यहाँ पर बिल्कुल विपरीत परिस्थितियाँ नहीं होंगी, यहाँ पर भी जो कि तुम विपरीत परिस्थितियाँ नहीं होंगी, यहाँ पर विपरीत परिस्थितियाँ होंगी। एक में प्रवाहित करते हैं दूसरे में हो जाएगा, दूसरे में करते हैं पहले में हो जाएगा, यहाँ पहले में करते हैं दूसरे में हो जाएगा, दूसरे में करते हैं पहले में होगा थोड़ा बहुत, या पहले में करते हैं दूसरे में हो जाएगा पूरी तरह, दूसरे में करते हैं पहले में नहीं होगा। तो कुल मिला के अन्योन्य प्रेरण दोनों तरीकों से परिभाषित हो जाता है। अन्य प्रेरण की ये शर्त नहीं है कि दोनों में होना चाहिए, एक में करें दूसरे में हो, दूसरे में करें पहले में, ऐसा नहीं। अगर एक में करें दूसरे में हो जाए, थोड़ा सा ही हो जाए लेकिन है, इसमें प्रवाहित करें इसमें हो जाए, है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो कुल मिलाकर अन्योन्य प्रेरण में धाराओं के कारण प्रेरित होता है विद्युत वाहक बल, धारा में परिवर्तन के कारण या धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के कारण, धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स के कारण, जब एक चालक या कुंडली का दूसरे में पास होता है। ठीक, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, एक चुंबक है एक कुंडली है, तो ये चुंबकीय प्रेरण है सिर्फ, ये अन्योन्य प्रेरण नहीं है। कुल मिला के इस चीज़ को हटा देते हैं, भेदभाव का पता लग गया, आगे बढ़ेंगे। पहला सूत्र इसी पर बनेगा, दो परिणालिकाएं हैं, दो परिणालिकाओं पर बनेगा पहला सूत्र। ठीक,
अब लिखिए दो समाक्षीय परिनालिकाओं, परिनालिका भाई यार, भाई भी बन जाए छोटा ला, परिनालिकाओं के लिए अन्योन्य प्रेरण गुणांक का व्यंजक, अन्योन्य प्रेरण गुणांक का व्यंजक क्या? एक परिनालिका के ऊपर 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 दूसरी परिनालिका, क्या बात हुई देखो, पक्का करें, एक परिनालिका के ऊपर दूसरी परिनालिका, ठीक, ये बात रहेगी, क्योंकि समाक्षीय होने का मतलब ये भी हो सकता है कि दूर दूर हों। समाक्षीय लिखा है तो समाक्षीय का मतलब ये भी है भाई एक परिनालिका तो यहाँ है, लो जी भाई, एक भाई जी यहाँ है, लो जी, ये नहीं, ऐसा नहीं, ये बात नहीं हो रही है। एक परिनालिका के ऊपर है दूसरी परिनालिका, तो उसके लिए क्या बनाना है? अन्योन्य प्रेरण की घटना को समझना है और अन्योन्य प्रेरण गुणांक का व्यंजक बनाना है, ठीक। चलिए ओके, बनाओ, चित्र बनाओ। एक प्रणालिका, ये अक्ष मान लेते हैं और एक प्रणालिका को लपेट लेते हैं, हाँ ये लो, ये लो। अब एक बड़ी प्रणालिका को लपेट लेते हैं, इसके ऊपर लपेट लेते हैं, ये लो, का सर्दी लपेट दिया, वाह। ये जो बाहर वाली है इसको मान लेते हैं प्रणालिका नंबर 2, इसको मान लेते हैं प्रणालिका नंबर 2। ये है परिनालिका, परिनालिका 2, ऐसे। और ये जो अंदर है छोटे वाली ये है परिनालिका 1, परिनालिका नंबर है 1, ठीक। परिनालिका नंबर 2 में सारी चीज़ें परिभाषित करें। लंबाई जो है वो L है, दोनों की समान है। फेरों की संख्या N2 है। क्षेत्रफल इसका πr2² है, जिसको A2 लिखा जा सकता है, बराबर A2 लिख दूंगा, लो ठीक हो गया। ये इसके बारे में जानकारी आ गई। छोटी प्रणालिका, लंबाई समान है, कुल फेरों की संख्या N1 है, क्षेत्रफल πr1² है, जिसको A1 लिखा जाएगा, ये लीजिए। अब यहाँ पर यदि प्रणालिका 2 में धारा प्रवाहित की जाए, शुरू करते हैं। यदि प्रणालिका 2 में धारा प्रवाहित की जाए तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र परिनालिका 1 में से होकर गुजरता है। गुजरता है मतलब अनुबंधित होता है, शब्द का ध्यान रखें, अनुबंधित होता है, ठीक। क्यों? क्योंकि धारा किस में भेजी है भाई, धारा किस में छोड़ी है भाई, करंट किस में दिया, इसमें दिया करंट, तो इसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा, और वो गुजरेगा किस में से, पतले वाली में से भी गुजरेगा, ठीक। तो कारण चुंबकीय क्षेत्र प्रणालिका 1 में से होकर गुजरता है, अनुबंधित होता है, ऐसा बोल देते हैं, ठीक है। ओके। अब जिसके कारण प्रणालिका 2 में कुल चुंबकीय फ्लक्स, प्रणालिका 2 में कुल चुंबकीय फ्लक्स, प्रणालिका 2 में नहीं, 1 में, प्रणालिका 1 में
चुंबकीय फ्लक्स। अब तुम जानते हो चुंबकीय फ्लक्स जो है 5, इसे कहते हैं 1 2। क्या कहते हैं? इसका नंबर क्या है? 1 2। 2 से आया है चुंबकीय क्षेत्र 1 में और उसके कारण बना है ये फ्लक्स। ओके ओके ओके, कितना होगा? अब देखिए, अंदर वाली प्रणालिका में कुल फेरों की संख्या है N2। चुंबकीय क्षेत्र ऊपर से आया है पहले वाली से B, उसको B लगा दो, उसका कोई नाम देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद गुजर रहा है प्रणालिका 1 में से, इसका क्षेत्रफल लगा दो πr1², ये हो गया NBA। ठीक, अब इसमें इस चुंबकीय क्षेत्र का मान डाल दो और टोटल फ्लक्स, कुल फ्लक्स निकाल दो। तो ये हो गया N2B μ0 N1, ये N1 है, N1, हाँ, क्योंकि अंदर वाली के कुल फेरों की संख्या कितनी है? N1, और यहाँ B में क्या लगेगा? N2/L I πr1²। चेक कर लें, मैंने यहाँ पे N2 लिख दिया था, गलत था, N1 है, क्योंकि जो छोटी प्रणालिका है उसके फेरों की संख्या, उसमें चुंबकीय क्षेत्र और उसका क्षेत्रफल, ये चीज़ लगेगी फ्लक्स में। ठीक है, चलिए अब देखिए कुछ नज़र आ रहा है। μ0 N1 N2 πr1² L, और यहाँ आ रहा है साथ में I, ये हो रहा है 512। ठीक, यानी 2 के कारण 1 में, 2 के कारण 1 नंबर की प्रणालिका में ये जो है फ्लक्स परिवर्तन है। अब देखिए, फ्लक्स परिवर्तन जो है धारा के समानुपाती है। ये रहा। ठीक, चलते हैं, तो इसको लिख देते हैं 512 समानुपाती I, और समानुपाती गुणांक को क्या लिखते हैं? M12। कितना? I के अलावा जो बचा है कितना आ गया? μ0 N1 N2 πr1²L। क्या मात्रक है? हेनरी। यानी प्रेरकत्व का मात्रक, प्रेरण गुणांक या प्रेरकत्व गुणांक का मात्रक हेनरी। जो क्या बन गया? M12 μ0 N1 N2 πr1²L। क्यों? क्योंकि यही तो है वो, बस ये इतनी सी चीज़ है। ये क्या है? फाई बराबर MI। M क्या है? 1 2। 2 से चुंबकीय फ्लक्स आया, 1 में से गुजर गया, 2 1 2 1 उल्टा देखें तो, है ना, ये M12 है। ठीक, इसी प्रकार निकाल सकते हो M21 भी। यानी अगर इसमें धारा प्रवाहित कर दूं अंदर वाली में, तो बाहर वाली में भी निकाल सकते हो। बात वही आएगी, सेम आएगा, बिल्कुल जो का त्यों आएगा। ठीक, अब उसे निकाल के दिखा देता हूँ। M12 मिल गया, याद कर लो, फोटो ले लो। ठीक, अब बदलना शुरू करता हूँ। देखो, प्रणालिका 2 में चुंबकीय फ्लक्स, प्रणालिका 2 में चुंबकीय फ्लक्स, प्रणालिका 1 में धारा, प्रणालिका 1 में धारा प्रवाहित की जाए तो इसे कारण चुंबकीय क्षेत्र प्रणालिका 2 में से होकर गुजरता है। तो कितना गुजरता है जरा बताओ? प्रणालिका 2 में से होकर चुंबकीय फ्लक्स गुजरता है। तो धारा बदल देता हूँ, यहाँ धारा नहीं डाल रहा हूँ, अब धारा डालता हूँ इस वाली में, ये लो। ठीक, तो कितना चुंबकीय फ्लक्स गुजरेगा? जितने क्षेत्रफल में चुंबकीय क्षेत्र है उतने ही क्षेत्रफल में चुंबकीय फ्लक्स बनेगा। यानी जितने क्षेत्रफल में चुंबकीय क्षेत्र है उसी का बनेगा। अब देखो, गुजर तो पूरी में से रहा है, लेकिन है कितना? हम ये मानते हैं कि जो छोटी या पतली प्रणालिका है, इसका जो क्षेत्रफल है भाई गुजरेगा तो उसी में से, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि छोटी प्रणालिका का चुंबकीय क्षेत्र बड़ी में से भी गुजर जाएगा। प्रणालिका के अंदर ही होता है चुंबकीय क्षेत्र। तो इसका मतलब कुल जो फ्लक्स है वो यही हो गया। इसे लिख दूं F21। फेरों की संख्या यहाँ कितनी? N1। कौन से फेरों की संख्या हो गई है? N1 कौन से फेरे हैं? ये हैं। और
चुंबकीय क्षेत्र का मान B है। कितने फेरों में से गुजरा, इस बार कह रहा है जी N2 में से गुजरा, N2, ये लो N2। क्षेत्रफल वही है। B का मान कितना, B का मान कितना है बताओ, म्यू नॉट N2/L I, ठीक। अब ये जो चीज़ है ये हो गई N1 पक्का, क्यों, क्योंकि इस बार धारा किस में है, इसमें है N1 वाली में, तो उसका चुंबकीय क्षेत्र ये बनेगा, देखो म्यू नॉट N1I/L N, और गुजरा किस में से, N2 में से, बदल दिया मैंने नंबर, ठीक। तो कुल मिला के फिर वही चीज़ आ गई, तो यानी यह आ गया 2-1 और ये 2-1 और ये 2-1, ठीक हो गया। यानी सीधा है M21 बराबर M12, ये हो गया, ठीक। समझ में आ गया होगा M21 M12 क्यों आया, ठीक, क्योंकि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो अंदर वाली प्रणालिका का ही है, उसी में ही फ्लक्स है, गुजर रहा है ऊपर वाली में से, तो उसके फेरे लगा दिए मैंने यहाँ, ये लो। चुंबकीय क्षेत्र अंदर वाली का है तो ये लगा दिया, देखो यहाँ पे, ठीक। फ्लक्स यानी क्षेत्रफल πr1 अंदर वाली का ही लगेगा, क्यों, क्योंकि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो उसी में है। कुल फ्लक्स लगाना है मुझे बड़े वाली के अंदर, कुल फ्लक्स छोटे वाली का ही है, क्योंकि बाकी जो जगह है बड़े वो उसमें तो है ही नहीं चुंबकीय क्षेत्र। तो समझ में आ गई बात कि भाई πr1² क्यों लगा है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर यानी अल्टा पल्टी M21 M12 है, प्रणालिका में ये चीज़ हो रही है, ठीक है। अब ये बात कहाँ पर आकर अटक गई, ये बात यहाँ पर आकर अटक गई, यहाँ पे आकर अटक गई ये बात, यहाँ से हटा लिया जाए। क्लास का समय 50 मिनट, बस यूँ गया यूँ आया, ठीक, टकाटक।